पेट ही सारी बीमारियों की जड़ है और अगर आपका पेट साफ है, अगर पेट सही है तो आप सारी बीमारियों से बचे हुए हैं। जो एक भारत की फूड इंडस्ट्री में एक रिफाइंड जो शब्द आ गया ना, इसने पूरा का पूरा सिस्टम हमारी डाइट का खराब कर दिया। चाहे वो रिफाइंड शुगर्स हैं, रिफाइंड ऑयल्स हैं या और भी अन्य तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं। हमें पिछले 20-30 साल से कहा गया कि हाँ जी आप ये रिफाइंड लीजिए या ये वनस्पति घी लीजिए। अल्टीमेटली क्या हुआ, हार्ट अटैक्स बढ़े, स्ट्रोक्स बढ़े। पहले देसी घी खाते थे, ये सरसों के तेल लेते थे, मूंगफली का तेल लेते थे, नेचुरल चीजें लेते थे। हार्ट अटैक बढ़ने का कारण ये रिफाइंड ऑयल्स हैं। बिल्कुल, ये पिछले 20-30 साल से हम इन चीजों की तरफ ज्यादा बढ़े हैं। हमारा एवरेज लाइफ स्पैन कम हो गया। पहले लोग 100 साल जीते थे, आजकल 50-60 में स्ट्रोक्स होना शुरू हो गया। 30 साल के, 40 साल में बीपी शुगर तो इतना कॉमन हो गया। आपकी गट का यानी कि जो आपकी इंटेस्टाइन है उसका आपकी मानसिकता के साथ, आपके शरीर के साथ, आपके बल के साथ, आपकी इम्यूनिटी के साथ, सबके साथ बहुत अच्छा रिलेशन होता है। अगर आपकी गट हेल्थ खराब होती है तो आपके स्ट्रेस लेवल बढ़ते हैं, आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होने की संभावना रहती है। अच्छी हेल्थ है ना, वो आपके बजट में ही आएगी। कभी आपको अच्छी हेल्थ के लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले बहुत ज्यादा पानी पी लेंगे तो आप खाना क्या खाएंगे, ठीक है। बाद में पी लेंगे तो आप अग्नि बंद कर देंगे, तो दोनों ही कंडीशन खराब है। आपने पानी पीना है सिप सिप करके खाने के साथ, तो आप इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए, तो आपको देखेंगे बिल्कुल आपकी समस्याएं यूं निकल जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आयुर्वेद से मोक्ष तक हमारी पॉडकास्ट सीरीज चल रही थी जिसका 9वां एपिसोड है ये। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर आयुर्वेदिक एक्सपर्ट और मोक्ष आयुर्वेदा के फाउंडर डॉक्टर नवदीप सिंह ठाकुर। डॉक्टर नवदीप सिंह ठाकुर, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। धन्यवाद, नमस्कार सर, D5 चैनल देख रहे सभी दर्शकों को। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि पेट ही सारी बीमारियों की जड़ है और अगर आपका पेट साफ है, अगर पेट सही है तो आप सारी बीमारियों से बचे हुए हैं। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि पेट की बीमारियां होती कौन कौन सी हैं, पेट को बीमारियों की जड़ क्यों कहा जाता है। देखिए, जो पेट है, पेट की जो आपने बहुत अच्छी बात की कि पेट से ही सारी बीमारियां शुरू होती हैं हमारी। जिस बंदे का डाइजेशन सिस्टम ठीक है, पाचन तंत्र ठीक है, उसका सभी जो भी वो कुछ खा रहा है, वो चाहे कम खा रहा है, वो उसका अगर उसका पाचन तंत्र ठीक है ना, तो वो अच्छे से पचाएगा उसे, और वो उसी से जो भी आगे रस बनेगा। देखिए, हमारी जो शरीर है ना, इसमें 7 धातुएं होती हैं, जैसे हमने पहली प्रीवियस सीरीज में हमने बात करी है। तो हमारी 7 धातुएं बॉडी में, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो जब हम कुछ भी खाते हैं, जो भी हमारा भोजन है, जब हम खाते हैं वो सबसे पहले डिसइंटीग्रेट होता है हमारे पेट में जाके रस में, रस से फिर आगे रक्त, और फिर आगे जो मैंने आगे धातुएं बताई, धीरे धीरे करके वो बनता है और हमारे शरीर के सभी अंगों की वो पुष्टि करता है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिसके कारण ही हमारा शरीर बनता है और आगे हम अपना बाकी के जो भी हमारी बॉडी में सिस्टम्स हैं, चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, बोन्स हैं, मसल्स हैं, हर चीज को वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और वो सारे प्रोसेस उस तरह करते हैं। लेकिन अगर हमारा डाइजेशन सिस्टम ही खराब हो जाएगा तो क्या होगा, वो जो भी हम खाएंगे वो अच्छे से पचेगा नहीं, जिसके कारण बहुत सी समस्या होती हैं। और उस समस्या के कारण आगे हमारी बॉडी में जो जितने भी बाकी के मेटाबॉलिक सिस्टम्स हैं, जो भी बाकी के तंत्र, जो प्रणालियां काम कर रही हैं, उनमें भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण कहते हैं कि पेट से ही सारे रोगों की शुरुआत होती है। पेट के रोग होने का कारण क्या है? देखिए विभोर जी, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि पेट के रोग होने के कारण क्या है। पेट के रोगों में बहुत सारी बीमारियां आती हैं, जिसमें मेन तो इंडाइजेशन वगैरह ही रहता है। तो उसके कारण आगे जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाती है तो अलग अलग तरह के रोग आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है वो हमारा आहार और विहार है। हम क्या खा रहे हैं, हमारी डाइट का बहुत अहम रोल रहता है। जो भी हम खाते हैं, अगर हम गलत खान पान करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो पाचन तंत्र है उसे पचा नहीं पाएगा। अब इसमें डाइट में आते हैं तो मॉडर्न लाइफस्टाइल। मॉडर्न शब्द हम यूज कर रहे हैं एक तरह से प्रोग्रेसिव होने के लिए, मॉडर्न शब्द के, हाँ मॉडर्न हो रहे हैं हम टाइम के साथ। लेकिन जो मॉडर्न होने के साथ साथ हमने अपनी फूड हैबिट्स बना रहे हैं। आज की डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लोग ताजा खाना भूल चुके हैं। रेस्टोरेंट से मंगा लिया, ऑनलाइन एप्लीकेशन से मंगा लिया, तो ताजा खा नहीं रहे हैं और जंक फूड की तरफ ज्यादा बढ़े हुए हैं। आप देखिए, जो भी हमारा आजकल जो फूड कल्चर चल रहा है उसमें क्या चल रहा है, प्रोसेस्ड फूड चल रहा है।
पैक्ड फूड चल रहा है, कुछ भी ताजा नहीं खा रहे हैं आप। जो भी आप खाना खाते हैं ना, जो भोजन है आपका, वो अलाइव होना चाहिए। अलाइव मीनिंग कि जैसे मैंने अपने प्रीवियस हमारी जो फर्स्ट पॉडकास्ट सीरीज थी आयुर्वेद से मोक्ष तक की, जिसमें हमने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा बताए थे, तो उसमें मैंने बताया था कि सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम, यानी कि दुनिया के जितने भी द्रव्य हैं, जो हमारा भोजन है, इंक्लूडिंग दैट कि जो हम खाना खा रहे हैं पंच महाभूत से बना है, उसमें किसी चीज का अंश ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, तो उसमें अलाइवनेस होनी चाहिए, उसमें एक जीवित अंश होना चाहिए। अगर वो जीवित अंश होगा तो हमारी बॉडी को वो न्यूट्रिशन देगा, हमारी धातुओं की पुष्टि करेगा और हमारे भीतर भी एक चेतनता रखेगा। तो जैसा अन्न वैसा मन। तो हमारे आयुर्वेद में तो जैसे बताते हैं कि स्वस्थ आत्मा मन शरीर, ये तीनों जब स्वस्थ होंगे तभी आप स्वस्थ माने जाएंगे। तो जैसा आप गलत खान पान कर रहे हैं तो उसके कारण आपका मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही है। तो जो भी आजकल हम फूड खा रहे हैं वो एक डेड फूड है। डेड फूड इन द सेंस कि उसमें न्यूट्रिशन कुछ नहीं है, और चीजें जो हम उसमें डाल रहे हैं, जो एक भारत की फूड इंडस्ट्री में एक रिफाइंड जो शब्द आ गया ना, इसने पूरा का पूरा सिस्टम हमारी डाइट का खराब कर दिया। चाहे वो रिफाइंड शुगर्स हैं, रिफाइंड ऑयल्स हैं, या और भी अन्य तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं। तो इनके कारण क्या हो रहा है कि नई नई तरह तरह की बीमारियां हमारी बॉडी में बन रही हैं। सर, जो आप रिफाइंड फूड और पैक्ड प्रोडक्ट्स की बात करें, इन्हें आप डेड फूड क्यों कहते हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो आप खा रहे हैं उसका आपको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, उसमें कुछ अलाइव तत्व होने चाहिए। इनमें कुछ अलाइव तत्व नहीं है। पहली बात, जितने भी आप रिफाइंड प्रोडक्ट्स आप देखिए, चाहे वो आप शुगर की बात करते हैं सबसे पहले, तो जो अगर आपको मीठा खाना है तो आप गुड़ और शक्कर ले सकते हैं। अब जो शुगर है, इसको बनाने में इतने बड़े केमिकल प्रोसेस से ये गुजरती है, और जिसके कारण आपकी बॉडी में इतनी ज्यादा शुगर की स्पाइक। पहले लोग गुड़ शक्कर खाते थे, तब इतनी डायबिटीज नहीं थी हमारे देश में। जब से ये रिफाइंड शुगर आई है तब से प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है। देखिए, गन्ने से ही आप ये सब बन रहा है, लेकिन जब आप किसी चीज को इतना ज्यादा रिफाइंड कर लेंगे कि एट द लास्ट उसमें शुगर ही शुगर रह गई, क्योंकि गन्ने में सिर्फ शुगर ही नहीं होती, उसमें और भी तत्व होते हैं, कुछ और खनिज भी होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन जब आप उसे बहुत ज्यादा रिफाइंड कर देते हैं, उसमें केमिकल प्रोसेस डाल देते हैं, तो वो एक जहर बन जाती है। आप देखिए, जितने आजकल हो रहे हैं, डायबिटीज तो एक पता ही है सबको। इसके अलावा जैसे आजकल बच्चों में ADHD बहुत ज्यादा हो रहा है, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होना, बहुत ज्यादा गुस्सैल होना। अब देखिए, जो बच्चे बहुत ज्यादा चॉकलेट्स खा रहे हैं, आप घरों में नोट कर लीजिए, जो बहुत ज्यादा चॉकलेट्स खाते हैं, बहुत ज्यादा टॉफीज, कैंडीज, मीठा खाते हैं, या ये जो एनर्जी ड्रिंक्स के नाम पर आप सोडास पी रहे हैं, सीधा सीधा शुगर आप ले रहे हैं, तो आप इन लोगों की नेचर भी देखिए, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव रहेंगे, बहुत ज्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन रहेगा। तो मैं इनको डेड फूड इसलिए कहता हूं। ये रही शुगर की बात। तो डॉक्टर साहब, नमक कौन सा खाना चाहिए हमें? देखिए, जो नमक है, नमक 5 प्रकार के बताए गए आयुर्वेद में, उनमें से सबसे अच्छा जो हमारी बॉडी के लिए वो सेंधा नमक है। अब जो हमारे घरों में हम नॉर्मल पैकेट वाला आयोडाइज सॉल्ट ले रहे हैं, उसके साथ भी प्रॉब्लम यह है कि वो इंडस्ट्री के थ्रू होके आता है। वैसे समुद्र लवण जो सी सॉल्ट वाला जो सी सॉल्ट है, वो भी बुरा नहीं कहा जाता, लेकिन जब वो नेचुरली बनता है ना, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और भी कई चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए एक गुड सोर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं। लेकिन जब वो इंडस्ट्रियलाइज कर देते हैं, उसे बहुत ओवरहीट करते हैं, तो एट द एंड आपके पास जो रिफाइंड प्रोडक्ट बचा वो क्या बचा? NaCl, यानी सोडियम एंड क्लोराइड। अब वो आप एकदम से बहुत ज्यादा लेते हैं तो आपकी बॉडी में क्या करता है? वाटर रिटेंशन करेगा, पानी इकट्ठा होगा। तो पेशेंट, जितने हमारे किडनी वाले पेशेंट है, क्या होता है? पैरों में फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू होता है। आप दबा के देखो अपनी एड़ियां, आप एडी दबा के देखो, जो भी दर्शक देख रहे हैं जिनको बीपी की समस्या रहती है, या शुगर के हैं या किडनी के हैं, आप देखेंगे वो खड्डा सा बन जाएगा, पिटिंग एडिमा कहते हैं इसे। तो ये सारा क्या हो रहा है? आप एक्सेसिव सॉल्ट जो आपके अंदर जा रहा है और वो बॉडी से निकल नहीं पा रहा, वो फ्लूइड रिटेंशन कर रहा है, अंदर पानी इकट्ठा हो रहा है आपकी बॉडी में। तो ये जो हम पैकेट वाला सॉल्ट ले रहे हैं, जो इससे हमें बचना पड़ेगा। अगर आप सेंधा नमक लेना शुरू कर देते हैं, आप देखेंगे आपका बीपी भी ठीक रहना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर वाटर रिटेंशन होनी कम हो जाएगी। तो इस तरह से जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं हमारी हेल्थ को खराब कर रहे हैं। व्हाइट सॉल्ट कहा जाता है कि हड्डियां भी गिलाता है, क्या ये बात सच है? देखिए, वही मैं बात कह रहा हूं कि चाहे रिफाइंड शुगर है, जो हमारी व्हाइट शुगर है, या ये जो हमारा सॉल्ट है, हड्डियों के लिए भी बुरा है। क्योंकि जैसे ही शुगर की स्पाइक आएगी,
आपकी बॉडी में। और ये शुगर है ना, हमारी हड्डियों में से कैल्शियम भी उतारती है। जितना आप ज्यादा शुगर लेंगे आपकी हड्डियों से उतना कैल्शियम उतरना शुरू होगा, क्योंकि बॉडी को एक ऑप्टिमम मात्रा में कैल्शियम आपके ब्लड में रखना है। अगर आप ऊपर से नहीं, आपकी बॉडी में अच्छा कैल्शियम जा रहा है या आप शुगर इनटेक ज्यादा कर रहे हो, तो आपकी बॉडी ने क्या करना है, वो आपकी हड्डियों से उतार लेना है। तो क्या हो रहा है आजकल, छोटे छोटे बच्चों में दांत इतने कमजोर हो रहे हैं, हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो रही हैं। तो ये सारी समस्याएं हमारी फूड प्रोडक्ट्स के कारण आ रही हैं। इनको सुधार के इनका अल्टरनेटिव क्या क्या हो सकता है? इनका जैसे मैंने बताया कि आप गुड़ या शक्कर ले सकते हैं। वैसे तो मैं कहूंगा कि जो छोटे बच्चे हैं 5 साल से कम वाले, इनको आप शुगर से जितना दूर रखें उतना अच्छा है। लेकिन अगर फिर भी मीठा देना है, आप खजूर दे सकते हैं, खजूर की शक्कर दे सकते हैं या देसी शक्कर दे सकते हैं, जिसको किसी भी तरह से केमिकली प्रोसेस ना किया जाए। कहने की बात यह है कि जो भी आप फूड प्रोडक्ट ले रहे हैं वो इंडस्ट्रियलाइज ना हो, वो नेचुरल फॉर्म में आया हो। तो उसमें जो आपको खनिज तत्व मिलेंगे, जो आपको उसमें न्यूट्रिशन मिलेगा, वो नेचुरली मिलेगा, किसी प्रकार का आर्टिफिशियल केमिकल या जहर नहीं मिलेगी। इसके साथ जैसे रिफाइंड ऑयल्स की बात हम करें, अब देखिए आप खुद सोचिए, ऑयल तो नेचुरली है ना हमारी कुदरत में। जैसे नारियल है उसमें तेल है, तिल है उसमें तेल है, हमारी सरसों है उसमें तेल है, ऐसे अन्य कई प्रकार की चीजें हैं जिसमें तेल है। तो इंडस्ट्री ने ऐसा क्या कर दिया, रिफाइंड बोल के, बहुत ज्यादा एक्सेसिव हीट दे के या उसमें प्रिजर्वेटिव्स मिला के सिर्फ उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई है, सिर्फ उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई है। उसके जो न्यूट्रिशन है, जो उसने आपको, और सही बात बताऊं, जो ऑयल है अगर आप उसे एक्सेसिवली गर्म कर देते हैं तो उसके न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं, उसके अंदर के जो पोषक तत्व हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो आप जो भी तेल यूज करते हैं वो नेचुरल तेल लें, जैसे सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, तिल का तेल है। और मैं प्रेफरेबली कहूंगा कोल्ड प्रेस या वुड प्रेस, जो हमारे पुराने जमाने में कोल्लू होते थे, आजकल खत्म होते जा रहे हैं। तो जो कोल्लू है उसमें ज्यादा हीट नहीं आएगी उस ऑयल में, वो नेचुरल फॉर्म में आएगा, तो वो आपकी हड्डियों में ध्यान देगा। और जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। तो हमें नेचुरल रखना है अपनी डाइट को। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश की सरकारों का भी है कि वो ऐसी चीजों को अलाउ कर देते हैं जिसे दुनिया भर के देशों ने बैन कर रखा है। पाम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल्स, हमें पिछले 20-30 साल से कहा गया कि हाँ जी आप ये रिफाइंड लीजिए या ये वनस्पति घी लीजिए। अल्टीमेटली क्या हुआ, हार्ट अटैक्स बढ़े, स्ट्रोक्स बढ़े। पहले देसी घी खाते थे, ये सरसों के तेल लेते थे, मूंगफली का तेल लेते थे, नेचुरल चीजें लेते थे। हार्ट अटैक बढ़ने का कारण ये रिफाइंड ऑयल्स हैं। बिल्कुल। तो ये जो मैंने बताया, शुगर होगी, रिफाइंड शुगर हो गया, हमारा ये नमक हो गया जो पैक्ड सॉल्ट, पैक्ड आयोडाइज सॉल्ट जिसे हम कह रहे हैं, तो ये सारा क्या करता है, आपकी जो आर्टरीज है अंदर, आपकी ब्लड वेजल्स हैं, इनको हार्ड स्टिफ कर देता है। ठीक है, आप और आपका बीपी भी बढ़ाएगा। तो क्या होगा, इस अल्टीमेट इस सारे, और जब से आप देखिए, जब से ये पिछले 20-30 साल से हम इन चीजों की तरफ ज्यादा बढ़े हैं, हमारा एवरेज लाइफ स्पैन कम हो गया। पहले लोग 100 साल जीते थे, आजकल 50-60 में स्ट्रोक्स होना शुरू हो गया। तो साइलेंट हार्ट अटैक भी बढ़ गया इन कारण। 30-30 साल के, 40-40 साल में बीपी शुगर तो इतना कॉमन हो गया। तो अल्टीमेटली ओवरऑल मैं बात बताऊं, जैसे मैदा खा रहे हैं, पैक्ड फूड खा रहे हैं, तो आप भाई साहब वो चीज अपने बॉडी में डाल रहे हो जिसको प्रोग्राम करने का सिस्टम नेचर ने बनाया ही नहीं। तो डॉक्टर साहब आपने कहा कि ये इसके डाइजेस्ट करने का प्रोग्राम ही नहीं है, तो ये जाती कहाँ है? तो यही तो टॉक्सिन है आपकी बॉडी में जो जा रहा है। जब ये आप खा रहे हो और ये आपकी बॉडी में इसको पचाने का कोई तंत्र नहीं है, तो ये ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो इनको पचा सके। आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं उनको मतलब एलिमिनेट होने से ही रोक देता है, वो अंदर होल्ड करके रख लेता है। तो इसी को ही आयुर्वेद में आम कहते हैं। आम यानी कि जो आपने भोजन किया वो भोजन आपके काम का बिल्कुल नहीं था, तो वो आपके अंदर रह गया। अब वो ना निकल रहा है, ना डाइजेस्ट हो रहा है, ना उसने आपको न्यूट्रिशन देना है, वो आपको ना वो बाहर निकल रहा है। तो अंदर क्या कर रहा है, आपके जो जितने भी सिस्टम है, चाहे आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, हार्ट का है, आपका किडनी का सिस्टम है, लिवर का है, ब्रेन का है, हड्डियों का है, मसल्स का है, उन सभी में जाके आश्रय बनाना शुरू कर देता है। आश्रित मतलब वहां पे इकट्ठा होना शुरू हो रहा है, एक्युमुलेट हो रहा है। वो धीरे धीरे करके आपको कभी स्ट्रोक देता है, वो आपकी हड्डियों में जमा हो जाता है तो आपको गठिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस देता है। वो आपके गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है तो आपको गॉल ब्लैडर स्टोन देता है। आपकी किडनी में जाता है तो आपको रीनल फेलियर देता है। तो
अल्टीमेटली जैसे रूट कॉज हमने बात करी थी कि पेट से सारे रोग शुरू होते हैं, तो पेट का समस्या ये है कि आप जब डाल ही अपनी बॉडी में ऐसी गंदगी रहे हो जिसको प्रोसेस करने का कोई सिस्टम ही नहीं है भाई साहब, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम्स होनी। तो अपनी डाइट पे विशेष ध्यान रखें। आप जो भी खाइए नेचुरल खाइए, ये पैक्ड फूड से बचिए, प्रोसेस्ड फूड से बचिए, कोशिश कीजिए ताजा खाइए, अलाइव फूड खाइए। मगर आजकल तो जैसे दिनचर्या भी लोगों की जैसी चल रही है, उसमें वो शुरुआत ही रिफाइंड फूड से करते हैं और एंड भी रिफाइंड या पैक्ड फूड से करते हैं। तो यही हमारी सोसाइटी को सोचना पड़ेगा कि हम मॉडर्न होने के साथ साथ एक बीमार सोसाइटी बनते जा रहे हैं। आप जो पैसा कमा रहे हैं, जो आप टाइम बचा रहे हैं कि हाँ मैं खाना ना बनाऊं, ऑर्डर कर लूं, होटल से अगर आप ऑर्डर कर रहे हो या आप किसी ऑनलाइन डिलीवरी ऐप से ऑर्डर कर रहे हो, ब्रेड्स ऑर्डर कर रहे हो, मैदा खा रहे हो, सीधी सीधी बात बताऊं तो अल्टीमेटली ये चीज आप अपनी बॉडी को एक तरह से डस्टबिन बना रखा है जो कि आपको आज नहीं तो कल प्रॉब्लम देगा ही देगा, कईयों को अभी से। और उसके सिम्टम अभी आने शुरू हो जाते हैं, अपच होना शुरू हो जाता है, बेली फैट आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, पहले पहले तो स्टार्टिंग में आपको बीपी, शुगर या थायराइड होना शुरू हो जाएगा। आप लोग इसे लाइटली लेंगे कि भैया सबको हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें इसी बीमार मानसिकता से बाहर निकलना है कि ये नॉर्मल नहीं है। हमारे पहले इतनी ज्यादा चीजें कॉमन नहीं थी, ये बीपी, शुगर, थायराइड किसी किसी को होता था, आज हर घर में चल रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जब प्रॉब्लम होगी तो बीपी की गोली, शुगर की गोली, थायराइड की गोली। तो आप एक गोली बता दो जिससे ठीक होता, ठीक तो किसी से नहीं होना। अब उससे क्या होगा, वो थोड़ी देर के लिए दबता है, लेटर ऑन आपको और ज्यादा बड़ी समस्या में जाना शुरू कर देता है। तो सर आप अलाइव फूड के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये अलाइव फूड क्या है? देखिए, लाइव फूड का मीनिंग ये है कि जो भी आप खा रहे हैं वो उसमें जीवित तत्व होने चाहिए। वो डेड फूड, जैसे मैंने बताया कि जो इंडस्ट्री फूड है जैसे डेड फूड, ठीक है, उसको खाना एक तरह से अपनी बॉडी में गंदगी डालना। तो अभी आपको अलाइव फूड के बारे में, अलाइव फूड का मीनिंग है जो आपको न्यूट्रिशन दे, आपके गट हेल्थ को अच्छा रखे, आपकी गट का यानी कि जो आपकी इंटेस्टाइन है उसका आपकी मानसिकता के साथ, आपके शरीर के साथ, आपके बल के साथ, आपकी इम्यूनिटी के साथ, सबके साथ बहुत अच्छा रिलेशन होता है। अगर आपकी गट हेल्थ खराब होती है तो आपके स्ट्रेस लेवल बढ़ते हैं, आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने की संभावना रहती है। तो अलाइव फूड में क्या होता है, अलाइव फूड में रखना है आपने जो भी रॉ दिया है आपको, रॉ इन द सेंस जैसे नेचर ने आपको फ्रूट्स दिए हैं, कोई सब्जियां दी हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, जो अन्न है वो जैसे साबुत अनाज हैं, हमारे मिलेट्स हैं। और जो अलाइव फूड में बात करूं कि हमारे जो गुड बैक्टीरियाज हैं, गुड बैक्टीरिया किसमें मिलेंगे, जो फर्मेंटेड फूड है, जैसे अम्बली बनाते हैं मिलेट्स की, या हम योगर्ट ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं अलाइव फूड है। स्प्राउट्स, स्प्राउट्स हम क्यों खाने को कहते हैं, स्प्राउट्स में एक तरह से अंकुरित अनाज है, वो एक जीवित अवस्था है, वो एक अंकुर ही अगर आप उसको जमीन में गाड़ दोगे तो वो एक वृक्ष बन जाएगा, एक फसल तैयार हो जाती है उससे। तो अब आप अलाइव फूड खाओगे, आपके भीतर जाएगा तो वो आपको भी न्यूट्रिशन देगा, उसमें आपको प्रोटीन, तरह तरह के मिनरल्स, विटामिन, वो सारी चीजें मिलेंगी। तो उससे आपकी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जो धातु है, सप्त धातु है, उनकी पुष्टि होगी। तो आपको ऐसा फूड खाना है। पेट के रोगों के लक्षण क्या क्या होते हैं? देखिए, पेट के जो रोग होते हैं ना, इनमें जो बस सबसे ज्यादा कॉमन लक्षण क्या रहेंगे, आपको अपच होगा, इंडाइजेशन, खाया पिया हजम ही नहीं हो रहा, आपको लगेगा कि आपने जरा सा खा लिया, आपका पेट फूला सा पड़ा है, आपको बार बार डकार आ रहे हैं, गैस बन रही है, आपको जलन हो रही है पेट में, या फिर आपको कब्ज रहने लग जाती है, आपका खाया पिया लगता नहीं आपको, या तो आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, या फिर आप बहुत जितना भी खा लो आपका वेट लॉस हो रहा है या बहुत कमजोर होते जा रहे हो। ठीक है, तो ये सारे जो लक्षण है ये पेट के रोगों के होते हैं। अब इसमें अल्टीमेटली रोल रहता है हमारी अग्नि का। देखिए, जो भी हम खाना खाते हैं हमारे पेट में बोलते हैं जठर अग्नि, अग्नि, जठर अग्नि, जठर यानी पेट, अग्नि यानी कि डिजेस्टिव फायर। जो भी आप खाते हैं उसको जो जैसे मैंने बताया रस, रक्त, आगे जो धातुएं बनती है ना, उसको उसका जो डिसइंटीग्रेट करती है वो अग्नि करती है। तो जिस बंदे की अग्नि अच्छी रहती है उसको रोग जल्दी जल्दी नहीं होता। अग्नि को आप इम्यूनिटी से भी रिलेट कर सकते हैं कि अगर आप वो अच्छे से है तो आपके फूड को अच्छे से डिजेस्ट कर लेगी। लेकिन जब अग्नि मंद हो जाती है, अब अग्नि मंद होने के कारण वही है जो मैंने पहले बताया, आप गलत खान पान करते हो, गलत आहार विहार करते हो, आप ये जो गलत डाइट अपनी दिनचर्या में शामिल करते हो, तो इससे क्या होगा,
आप वो प्रोसेस तो वो प्रोग्राम है नहीं आपकी बॉडी में, आपकी अग्नि के पास उसको पचाने का कुछ है नहीं सिस्टम, तो वो अंदर एक टॉक्सिन की तरह जमा होएगा और उसके कारण क्या होगा, आपकी अग्नि मंद बढ़ जाएगी या विषम हो जाएगी। मत अब मान लीजिए ये ऐसे ही है जैसे कोई आग जल रही है, उसमें आपने कोई लकड़ी डालनी है और वो जलेगी तो उससे हीट से आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगा। अगर आपने बहुत बड़ी लकड़ी डाल दी तो वो बुझ जाएगी। ठीक है, तो यही कंसेप्ट रहता है कि आपने अपनी अग्नि के बल के अनुरूप ही खाना है। तो जो आप खा रहे हो, जब आप अपनी अग्नि की अपेक्षा बहुत ज्यादा पेट भर के लोग कहते हैं ना गला भर के खाया, कैसे शादी में गए थे या बफे था कोई, बहुत ज्यादा ओवर ईट कर लिया, तो उससे आपकी जो जठराग्नि है वो मंद पड़ जाती है, जिसके कारण आपको समस्या आती है। या फिर आप बिल्कुल ही नहीं खाना खा रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो डाइट को, या फिर अकाल भोजन। अकाल भोजन में क्या कहते हैं कि आपका खाने का एक बॉडी क्लॉक के हिसाब से टाइम है कि आपने इतने बजे ब्रेकफास्ट किया, इतने बजे लंच किया, इतने बजे डिनर किया, आपका टाइम नहीं है, आप कभी भी उठ रहे हो, कभी भी खा रहे हो, तो उसके कारण भी आपकी अग्नि जो है मंद हो जाती है, जिसके कारण आपको पेट के रोग होते हैं। सर जो आप 3 दोष बोलते हो, वात पित्त कफ, उनका क्या रोल रहता है पेट के रोगों में? देखिए, वात पित्त कफ जो तीनों दोष हैं, ये अपने कम और ज्यादा होने के कारण भी बहुत अहम रोल प्ले करते हैं हमारे पेट की जो भी मेटाबॉलिज्म है। अब इसमें जैसे मैंने बताया पेट के जो रोग होते हैं, इनमें भी 3 प्रकार के और तीनों के एग्रीगेशन से सन्निपात है, जिससे हम कहते हैं त्रिदोष। तो इस प्रकार के रोग होते हैं। अब इसमें पेशेंट अपने आप से रिलेट कर सकता है। देखिए, जो पहले बताता हूं वातज, जो जहां पे वातज उधर रोग रहेगा, जहां पे पेट का समस्या रहेगी और वात बहुत ज्यादा डोमिनेट करेगी, ऐसे पेशेंट्स क्या होंगे, बहुत दुबले पतले होते हैं। उनके पेट में बार बार गुड़ गुड़ की आवाज आती रहेगी, बार बार गैस निकलती रहेगी। वो कितना भी अच्छा फूड खा लें, वो देखेंगे कि उनकी हड्डियों में जान नहीं है, वो पतले से रहेंगे, बहुत वीक रहेंगे, बार बार खाएंगे। उनकी अग्नि विषम होती है कि वो खा तो रहे हैं लेकिन अच्छे से पचा नहीं रहे और या बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही। इसको लीकी गट के साथ रिलेट कर सकते हैं। लीकी गट क्या होती है कि जहां पे आपकी जो इंटेस्टाइन है वो इतनी पतली हो जाती है कि वो उसके जो उसमें जो लीकेज हो रही है वो बाहर, उसमें जो न्यूट्रिशन है वो बाहर लीक कर रहा है और उसमें टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में फैल रहे हैं, तो जिसके कारण आपकी बॉडी उसे अच्छे से पचा नहीं पाती, आपको अच्छे से वो खाया पिया लगता नहीं है। तो जहां पर वात बहुत ज्यादा डोमिनेट करेगी वहां पे ये लक्षण होंगे। इसके अलावा जो जहां पे पित्त आ जाता है, जहां पे पित्त का डोमिनेट रहेगा, यहाँ पे पेशेंट जो है मीडियम मध्यम काय रहेगा, ना बहुत मोटा होगा ना बहुत पतला होगा, लेकिन उसमें क्या रहेगा, जलन बहुत ज्यादा, कि कुछ भी खाते हैं जलन होना शुरू हो जाएगी पेट में, गले में, बार बार खट्टे जलन वाले डकार। और ऐसे लोगों में पाइल्स होने की भी बहुत ज्यादा संभावना रहती है। उनमें कई बार ब्लीडिंग तक हो जाती है टॉयलेट के टाइम पे, या उनमें अल्सर्स होने की संभावना रहती है। इसके अलावा जहां पर कफ का बहुत ज्यादा एग्रेवेटेड रहता है, तो ऐसे पेशेंट्स बहुत ज्यादा ओबीज होते हैं, मोटे होते हैं। उनका ये रहेगा कि उनका खाने में दिल नहीं लगेगा, अरुचि रहेगी, उनको बार बार नौजिया जैसा, जी कच्चा सा होना, खाने से द्वेष करेंगे, भी खाने का उनका दिल नहीं करेगा, बिना खाए भी उनका वेट बढ़ता रहता है। तो ये सारे जब हमारे दोष बढ़ जाते हैं तो उसके कारण ये हमारी बॉडी में समस्याएं होती हैं। सर पेट के रोगों से बचने का क्या उपाय है? देखिए, जितने भी पेट के रोग हैं उनमें एक कॉमन चीज तो रहती है कि आपकी जठराग्नि नॉर्मल नहीं होती, वो कम हो जाती है और आपका डाइजेशन प्रोसेस बहुत खराब हो जाता है। तो आपने एक चीज का ध्यान रखना, आपने कभी भी ओवर ईट नहीं करना। आपने अपनी जो मील्स हैं वो छोटी छोटी रखनी है और ऐसी रखनी है जिनको आपकी बॉडी अच्छे से पचा सके। तो उसमें आप सूप्स को शामिल कर सकते हैं, आपकी जो भी फल सब्जियां उनको शामिल कर सकते हैं, और आपने कोई भी भारी आइटम नहीं खानी है, जैसे मैदा हो जाता है, जंक फूड जैसे मैंने बताया, वो चीजें आपने नहीं खानी है। और अपने दोष जैसे मैंने बताया, अब आप अपनी बॉडी से रिलेट कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में जो पेट का रोग है वो किस दोष के कारण बढ़ा है, वात के कारण बढ़ा है, पित्त के कारण बढ़ा है या कफ के कारण बढ़ा है। अब सबसे पहले मैं वातजोदर रोग की बात करता हूं, जहां पे वात के कारण आपके पेट में ज्यादा समस्या होनी शुरू हो जाती है, आपको खाया पिया लगता नहीं है, आपका बॉडी वेट बहुत ज्यादा कम हो जाता है, आप कमजोर पड़ जाते हैं, आप कितना भी खा लें आपको लगता नहीं है, या फिर आपके पेट में बार बार गुड़गुड़ाहट की आवाज होती है। तो एक चीज मैं बताऊं, तीनों जो हमारे पेट के रोग हैं इन सभी में जो तक्र जिसे कहते हैं, मट्ठा, छाछ, ये अमृत के समान आयुर्वेद में बताई गई है। अब छाछ जो है वो उसे कहते हैं जहां पे आप मक्खन को या घी के अंश को जो उसका है वो पूरी तरह सेपरेट कर लें, वो पानी की तरह पतली हो जाती है ना, उसे छाछ कहते हैं। मलाई वाली जो बाजार में लोग डाल के पी रहे हैं वो छाछ नहीं है,
ठीक है, दही में पानी डाल के घोल के पी लेते हैं वो नहीं, आपने उसमें से जो फैट का अंश है, जो मक्खन का अंश है, वो निकाल देना, जो बच गई वो छाछ है। तो इसको आप डेली लेना शुरू कीजिए, सभी प्रकार के पेट के रोगों में अमृत के समान है। तो अब इसमें जैसे जैसे आपका जो दोष एग्रीवेटेड है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। अब जो लोग वातज पेट के रोगों से ग्रस्त हैं, जिनमें पेट में बहुत ज्यादा गुड़गुड़ाहट है, वजन कम हो रहा है, तो आपने क्या करना है, 3 चीजें, सौंठ, काली मिर्च और पिपली, ये 3 चीजें, इन तीनों का ना बराबर मात्रा में आप पाउडर बना के रख लीजिए। उसमें बराबर मात्रा में ही आप सेंधा नमक ले लीजिए। इनको आप हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें, थोड़ा सा तवे पे हल्का सा भून लें और इनका एक दरदरा पाउडर बना के रख लें। इस पाउडर को आप उस छाछ मट्ठे में डाल के पीना शुरू कीजिए। आप देखेंगे वातज जो रोगी हैं उनमें बहुत अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। उनके पेट में जो गुड़गुड़ाहट होती है वो कम हो जाएगी, उनका वेट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, डाइजेशन इंप्रूव होगा। इसके अलावा जो पित्तज रोगी हैं, जिनमें पित्त बहुत एग्रीवेटेड रहता है, जिनके मुंह में छाले पड़ जाते हैं, बार बार खट्टे डकार आना या यहाँ पे जलन होना या अल्सर्स हो जाते हैं, उनके लिए बहुत सिंपल है, मुलेठी का चूर्ण डाल के आप पियो। अब मुलेठी का चूर्ण और थोड़ी सी शक्कर, ये आप अपने जो छाछ है, मट्ठा है, उसमें आप डाल के पिएंगे, आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। आपके पेट में इतनी ठंडक देगा, नरमाई देगा और वहां पे जो भी घाव हो रहे हैं उनको भी भरना शुरू करेगा और आपका जो एसिडिक अंश है आपके पेट में बढ़ा हुआ उसको वो कम करेगा। अब आते हैं कफज, जो कफज उदर रोग या कफज पेट के रोगी हैं, जिनमें बहुत ज्यादा वेट बढ़ा हुआ है, जिनको अरुचि रहती है, कुछ भी खा के उनका ऐसे लगता है कि यहीं पे फंसा हुआ है और उनको बार बार नौजिया होता है, जी मिचलाना, ये समस्या रहती है, और कुछ ना खाए हुए जिनका वेट बढ़ता रहता है और इंडाइजेशन रहता है, पेट फूला सा रहता है, तो ऐसे पेशेंट्स में आपने क्या करना है, अजवाइन, जीरा, सौंठ, काली मिर्च, पिपली और सेंधा नमक, इनको समान मात्रा में लेके आप तवे पे रोस्ट कर लें और इसका दरदरा चूर्ण बना के आप जो मट्ठा है, छाछ है, उसमें डाल के पीना शुरू कीजिए। आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, आपका वेट लॉस भी होना शुरू हो जाएगा और आपकी भूख भी बढ़ेगी और आप उसे अच्छे से पचा भी पाएंगे। तो इन चीजों को अगर आप डेली रूटीन में फॉलो करते हैं, आप देखेंगे आपके उदर रोग, जो पेट के रोग हैं, वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगे। सर, ये लीकी गट क्या होती है, इसके बारे में विस्तार में बताइए। लीकी गट, देखिए लीकी गट जैसे मैंने बताया था, लीकी गट के लीक कर रहा है, हमारा जो इंटेस्टाइन है वो जो भी हम खाते हैं उसको पचाना हमारा ना मुंह से शुरू हो जाता है। जैसे हम भोजन हमने देखा, हमारी सेंसेस ने उसे स्मेल किया, जैसे आपके सामने फूड आता है, आपका फेवरेट फूड, आपके मुंह में सैलिवेशन होना शुरू हो जाता है, मुंह में पानी आ जाता है, तो खाना जो पचाने का तंत्र है वो यहीं से शुरू हो जाता है आपका। अब जब आप खाना खाते हैं वो पचता है तो वो आपके इंटेस्टाइन में जाता हुआ डिसइंटीग्रेट होता है अलग अलग चैनल्स में। लेकिन लीकी गट में क्या होता है कि हमारी जो इंटेस्टाइन है वो लीक कर रही है, तो वहां से क्या होता है, जो फूड है वो अच्छे से डिसइंटीग्रेट हो नहीं पा रहा और वो एक टॉक्सिन की तरह हमारी बॉडी में लीक कर रहा है, जैसे आम, जैसे हम कह सकते हैं, और उसमें टॉक्सिन्स भी जाते हैं हमारी बॉडी, हमारे फूड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी लीक आउट हो जाते हैं। तो इसके पीछे रीजंस बहुत सारे हैं, रीजन इसमें मल्टीपल कह सकते हैं, लेकिन इसमें हमारी डाइट का, जैसे मैंने बताया कि आप रिफाइंड प्रोडक्ट्स ले रहे हैं या ऐसे प्रोडक्ट जिनको हमारी बॉडी डिजेस्ट ही नहीं कर सकती। इसके अलावा बहुत ज्यादा सोडा इनटेक जो करते हैं, या फिर जो एस्प्रिन, जो खून पतला करने वाली दवाइयां लोग खाते हैं ना, एस्प्रिन हो गई, या बहुत ज्यादा पेन किलर्स खाते हैं, तो ये भी हमारी जो इंटेस्टाइन की जो म्यूकोजा है, जो झिल्ली है, उसे पतला कर देते हैं, जिसके कारण लीकी गट की प्रॉब्लम आती है। तो आप बहुत ज्यादा ये पेन किलर्स वगैरह ना खाइए, इसके कारण आपकी जो लीकी गट की समस्या बढ़ती है। एंड जब ये चीज हो, और इसके अलावा जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, जहां पे आपकी बॉडी के ही सेल्स जो आपकी बॉडी के अगेंस्ट ही काम करना शुरू कर देते हैं, जैसे गठिए में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, सोरियासिस में, या फिर सीलिएक डिसीज होती है जहां पे गेहूं से एलर्जी होती है पेशेंट्स को, या ग्लूटेन से एलर्जी होती है, दूध से एलर्जी होती है, लैक्टोज से एलर्जी होती है, तो वहां पे भी लीकी गट की समस्या देखी गई है। तो इससे बचने का अब आपको तरीका बताता हूं। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने वाले लोगों में भी लीकी गट की प्रॉब्लम होती है। अब बचने का तरीका आपका यह है कि आप माइंड एंड बॉडी का कनेक्शन बना के रखिए। आजकल देखिए, डाइट के बारे में हमने बहुत बातें करी विभोर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आजकल स्मार्टफोन, ये एक बहुत बड़ा कारण हो गया लीकी गट का, हमारे इंडाइजेशन का। लोग सबसे ज्यादा आजकल किसी के साथ ऑब्सेस्ड है या मैक्सिमम समय बता रहे हैं वो है हमारा फोन,
हम रहा ही नहीं जाता डॉक्टर साहब उसके बिना तो हमारे से। यही तो मैं कह रहा हूं, सबसे बड़ी एडिक्शन जो आज की डेट में अगर कोई ड्रग है तो वह है स्मार्टफोन। 24 घंटे लोग टॉयलेट तक लेके जा रहे हैं, सोते टाइम हस्बैंड वाइफ आपस में बात नहीं कर रहे, पेरेंट्स बच्चों से बात नहीं कर रहे, टीचर्स बच्चों से बात नहीं कर रहे, सब फोन पे चल रहा है। और खाना खाते वक्त भी लोग फोन देखते हैं, खाना खाते हैं। तो जैसे मैंने बताया, फूड को जब देखते हैं, उसे सेंस करते हैं, उसे स्मेल करते हैं, उसे अपने, हम हाथ से खाने वाले लोग हैं, भारत में हाथ से खाते थे, तो जब आप उसे टच करते हो फूड को, उसे स्मेल करते हो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 इंद्रियां हमारी, तो अब जब किसी से भी आप उसको टच करते हो, स्मेल करते हो, जीवा पे लगाते हो, तो आपकी सभी इंद्रियां एक्टिवेट हो जाती हैं। आपका देखो शरीर इन पंचमहाभूतों से बना, और वो पंचमहाभूत आपको न्यूट्रिशन कहां से मिल रहा है? आपके भोजन से, ठीक है। तो जब आपकी इंद्रियां उसे खाते समय उसमें इन्वॉल्व ही नहीं हुई, तो वो आपके जो एंजाइम्स हैं पचाने वाले, वो आपके नहीं अच्छे से बनेंगे। आपके सलाइवा में माइलेज होता है, और भी पेप्सिन, अलग अलग तरह के एंजाइम्स हैं जो आपके फूड को अच्छे से पचाने में हेल्प करते हैं। तो जब आप फोन देख रहे हैं, लोग साथ साथ चैटिंग कर रहे हैं, साथ साथ रील्स देख रहे हैं, और साथ साथ अपना खाना खा रहे हैं, इवन के लोग कहते हैं मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रही है, क्या कर रहे हैं? फोन चला रहे हैं। आपका ध्यान ही नहीं है जब आपकी प्रोसेस पे, तो आपका पेट कैसे साफ होगा? अब फोन को छोड़ दीजिए, आजकल छोटे छोटे बच्चों को आदतें डाल रहे हैं लोग के फोन देखते देखते खाना खाने की। आपके बच्चे की क्या हेल्थ रह जाएगी? उसके अंदर वो एंजाइम्स बने ही नहीं, फिर कहेंगे कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रही है, क्योंकि वो उसका ध्यान, ना उसको फूड का टेस्ट पता चल रहा है, ना उसका उसमें ध्यान चल रहा है, उसका ध्यान उस स्क्रीन के ऊपर है। तो आपको अपने माइंड एंड बॉडी का कनेक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप हेल्दी तभी रहेंगे जब आपका ब्रेन, आपका बॉडी, ये दोनों सामंजस्य में रहेंगे। तो इस चीज का भी बहुत हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम इस फोन एडिक्शन को, एक देखिए समय की जरूरत है, हम समझते हैं, लेकिन जितनी जरूरत है उतना ही हम इसका प्रयोग करें, अब्यूज ना करें। तो अब्यूज जितना हम करेंगे उतना हमारी बॉडी के लिए खराब होगा, और हमारी ये जो माइंड बॉडी का कनेक्शन उतना ज्यादा टूटेगा, तो उससे भी ये लीकी गट की समस्या, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की समस्या, या बच्चों में एडीएचडी की समस्या उतनी ज्यादा बढ़ती जाए। पता कैसे चलता है कि किसी को लीकी गट हो गया है? लीकी गट की समस्या में आपको सिम्टम्स क्या आएंगे? देखिए, आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, आपको कमजोरी रहनी शुरू हो जाएगी, किसी किसी केस में तो ब्लीडिंग तक होना शुरू हो जाती है टॉयलेट में, आपका HB यानी हेमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है, आपको खाया पिया लगेगा नहीं, आपके पेट में गुड़गुड़ाहट, अपच, बार बार खट्टे डकार आना, ये सारी समस्याएं रहेंगी। तो अगर आपको ये सारी समस्या हो रही है, तो हो सकता है आपको लीकी गट की समस्या हो, या फिर किसी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के कारण भी, जैसे मैंने बताया, उसके कारण भी हो सकता है, या फिर आप कोई अंग्रेजी दवाई कोई ऐसी खा रहे हैं जिसके साइड इफेक्ट के कारण भी आपको ये समस्या हो सकती है। सर, पेट के रोगों में सबसे बड़ी एक बीमारी सामने आती है कॉन्स्टिपेशन, और हर चौथे इंसान को कॉन्स्टिपेशन है और उसको पता ही नहीं है कि उसको कॉन्स्टिपेशन हो रखी है। तो कॉन्स्टिपेशन के ऊपर आज हम बात करेंगे, विस्तार में इसे हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, पेट के रोग जैसे मैंने बताए कि उनके लक्षण क्या क्या हैं, कि आपका डाइजेशन खराब होता है, आपकी अग्नि मंद होती है, तो इसके कारण ही आपको जैसे डकार आना, इंडाइजेशन होना, आम बनना, अपच होना। फिर जो खाया पिया, जैसे मैंने बताया, आप ऐसा फूड प्रोडक्ट्स ले रहे हैं जो आपकी बॉडी प्रोग्राम नहीं कर सकती, तो ये क्या करते हैं, जब आप ऐसा फूड प्रोडक्ट लेंगे, कोई जंक फूड लेंगे, कोई पाम ऑयल लेंगे, रिफाइंड शुगर्स लेंगे, ये आपकी जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन की ना हमारी एक मूवमेंट होती है, जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, कि उसने अपनी एक मूवमेंट रखनी है जिससे वो आपके खाने को पचाती है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे आगे धकेलती है आपके मलाशय की तरफ, जहां से आपको टॉयलेट हो जाती है। तो जब आप ऐसा फूड खाते हैं, वो आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को ही डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है, उसको स्लो डाउन कर देता है। तो जब वो स्लो डाउन हो जाएगी आपके गलत खान पान के कारण, आपकी जठराग्नि के मंद होने के कारण, तो वहां पर पड़े पड़े वो उसमें मूवमेंट नहीं हो रही, और हमारी इंटेस्टाइन की एक नेचर है कि वो वहां से पानी सोखती है मलाशय से। तो जब पानी सोख लेगी वो हार्ड हो जाएगा, तो जो हार्ड हो जाएगा तो वो मूवमेंट और ज्यादा उसकी कम हो जाएगी, एक लिक्विड चीज की मूवमेंट, सेमी सॉलिड चीज की मूवमेंट ज्यादा रहेगी, तो वो सख्त हो जाएगा, तो वो वहां पे कॉन्स्टिपेशन का कारण बनता है, जिसके कारण लोगों को 2-2, 3-3 दिन टॉयलेट नहीं आती है तो बहुत जोर लगा के, स्ट्रेन लगा के आती है, और हार्ड होने के कारण कई बार क्या होता है, वो टॉयलेट के एरिया को, एनस को रगड़ देती है, छिल देती है, जिसके कारण वहां पर बवासीर होने की समस्या हो जाती है, छिल नहीं करने के कारण वहां पर फिशर बनने की भी दिक्कत हो जाती है। तो कॉन्स्टिपेशन में एक लक्षण कहूंगा, लक्षण
आपका मेन कारण है आपका खान पान या जो आपका पेट का रोग जो ऑलरेडी बन चुका है। तो आपको अपनी डाइट के ऊपर ही घूम फिर के बात डाइट के ऊपर आती है, आपको अपने आहार विहार को आपको सुधारना पड़ेगा, तभी आप इन पेट के रोगों से मुक्त हो सकते हैं। और कॉन्स्टिपेशन की अगर बात बताऊं तो कॉन्स्टिपेशन में हम क्या करें कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। देखिए जैसे मैंने अलाइव फूड की बात करी थी, अलाइव फूड में आपने अपने फल सब्जियां अच्छी रखी है, आपने स्प्राउट्स अपनी डाइट में रखी, जो आप अन्न भी ले रहे हैं मिलेट्स फॉर्म में ले सकते हैं। उसके अलावा रागी है, ज्वार है, बाजरा है, मकई है। हमारे हिंदुस्तान में तो कमी नहीं है विभोर। और जो भी आप अनाज लेते हैं, फूड प्रोडक्ट लेते हैं, वो आपने लेना है लोकल। लोग आजकल स्टेटस सिंबल के तौर पर, मेरे पास एक पेशेंट है, कहते हम एवोकाडो खाते हैं साहब। अब मैं क्या, एवोकाडो खाने की क्या जरूरत है? एवोकाडो वो खाए जो वहां जहां पे एवोकाडो लगता है, ठीक है। ड्रैगन फ्रूट वो खाए जहां पे वो लगता है। हमारे सबसे सिंपल कह रहा हूं, जो अच्छी हेल्थ है ना वो आपके बजट में ही आएगी। कभी आपको अच्छी हेल्थ के लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जो सबसे सस्ता फ्रूट है ना वो खाना है। सबसे सस्ता फ्रूट का क्या होगा, वो सीजन में होगा, ठीक है। उसको उगाने में किसी भी प्रकार का कोई केमिकल वगैरह नहीं यूज किया होगा, इजी टू अवेलेबल, इजी अवेलेबल होगा। और वो आपकी वहां की मिट्टी के अकॉर्डिंग है, जिस महाभूत से आप बने हो वो भी उसी से बना है, तो वो आपकी प्रकृति के समान है। तो आपको वो जाके आपके शरीर में उसने कोई उत्पाद नहीं मचाएगा। तो किसी भी प्रकार की, अब लोगों को इतनी एलर्जीज क्यों डेवलप हो रही है? हमारा फूड हो गया इंटरनेशनल। हम बैठे यहाँ पे, हमने खाना मैक्सिकन है, हमने खाना कॉन्टिनेंटल है, हमने सी फूड खाना है। भिन्न भिन्न प्रकार के इतने तरह के जीव हैं समुद्र में, आपको वो खाना है, आपको मजा आ रहा है। आप खा रहे हो जीव के लिए, आपको खाना है अपने पेट के लिए। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि आपको जीव के लिए नहीं, अपने पेट के लिए, अपने पंच महाभूत, अपने शरीर के लिए खाना है, उस दिन आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये बहुत मेजर रीजन है आप बीमार पड़ते हैं। आप जो भी खाइए, फ्रेश खाइए, लोकल खाइए, सीजनल खाइए, तो ये सारा जो है आपके बजट में ही आने वाला है। इसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये चीजें खाइए, इससे आपको ना कॉन्स्टिपेशन होगी, आपकी अग्नि भी ठीक रहेगी, एंड आपको कोई भी किसी भी प्रकार का पेट का रोग नहीं होगा। और जिसका पेट स्वस्थ रहेगा उसका सब कुछ स्वस्थ रहेगा, उसके बाकी के सारे जो बॉडी के तंत्र हैं, प्रणालियां, वो सारी स्वस्थ रहेंगी। क्या कोई होम रेमेडी भी है कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने की? जी हाँ, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने की होम रेमेडीज बहुत सारी हैं। अब इसमें सबसे सिंपल तो जानते ही हैं सब लोग, त्रिफला। त्रिफला को रसायन के तौर पे, लोग सिर्फ त्रिफला को ना कॉन्स्टिपेशन के लिए समझते हैं। त्रिफला को रसायन माना गया। रसायन यानी कि जैसे हमने फर्स्ट एपिसोड में बात करी थी ना विभोर, कि आयुर्वेद की जो मोटिव्स हैं, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनच, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना पहली चीज है। हमने बीमार नहीं होना है। दुनिया में अगर कोई पैथी है ना जो आपको बीमार होने से पहले ही बचाती है कि आपने बीमार, वो आयुर्वेद है। तो स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, तो इसमें हमारा जो एक आयुर्वेद में ब्रांच है जिसे रसायन चिकित्सा कहते हैं। रसायन चिकित्सा यानी कि आप अपनी स्वास्थ्य और जस्कर, यानी कि आपकी हेल्थ को बेटर करने वाली चीजें आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं। अब आप च्यवनप्राश खाते हैं, क्या है वो? रसायन है, ठीक है। सर्दियों में खाते हैं ना च्यवनप्राश। तो ये सारी जो चीजें हैं आपकी हेल्थ को बेटर करते हैं। त्रिफला भी एक रसायन है और उसमें हर्ड है, तो जिसके कारण उसमें थोड़ी सी लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज हैं, जिसके कारण वो आपके पेट को अच्छे साफ करता है। तो सबसे बढ़िया चीज आपको बताऊंगा, त्रिफला पूरे भारत में अच्छे से मिलता है। आप 1 चम्मच त्रिफला को डेली रात को गर्म पानी के साथ लेना शुरू कीजिए, इससे आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है, आप एरंड के तेल को, और सबसे ज्यादा में जो वातज, जो मैंने बताया था ना, वात जहां पे डोमिनेट रहती है पेट के रोगों में, जहां पे पेट में बहुत ज्यादा गुड़गुड़ाहट रहती है, गैस बहुत ज्यादा बनती है और हार्ड स्टूल आता है पेशेंट को, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहती है, वहां पर आप एरंड के तेल को 10 से 20 ml की मात्रा में भी प्रयोग कर सकते हैं। आप देखेंगे पेट बहुत अच्छे से साफ होना शुरू हो जाएगा आपका। तो आप इन चीजों को अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप सौंफ को डेली भोजन के बाद गुड़ के साथ लेना शुरू कीजिए। वो आपके एक तो डाइजेशन को बेटर करती है और उससे आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होती। और जिन जिन लोगों को बवासीर की भी समस्या है, उनमें मैं कहूंगा आप अपनी डाइट में जिमीकंद बहुत अच्छी सब्जी है। सर्दियों में हमारे देश के लोग अब कम खाने लग रहे हैं इन चीजों को। जो नेचुरल फूड है ना, ये अमृत के समान है। आयुर्वेद में कहा गया कि जो व्यक्ति जिमीकंद खाता है ना अपनी डाइट में, और जो लस्सी, जो मट्ठा मैंने बताया कि जिसमें छाछ जिसको बोलते हैं, मक्खन निकाल के, वो अपनी डेली रूटीन में शामिल करता है,
उस व्यक्ति को कभी भी अर्शी यानी कि ये बवासीर का रोग कभी भी नहीं होता। तो आप इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए, तो आपको देखेंगे बिल्कुल आपकी समस्याएं यूं निकल जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। जरूरी है अपने आहार विहार को ठीक करना। आहार विहार और ऋतुचर्या के बारे में भी इसके आगे हम बात करते हैं कि कौन सी ऋतु में हमें कैसा खाना खाना चाहिए जिससे कि हमें पेट के रोग हो ही ना। देखिए, पेट के रोगों में ऋतुचर्या का भी आपको ध्यान रखना है। ऋतुचर्या का यह है कि जो अभी जैसे अभी सीजन है ठंडा, तो आप इस टाइम पे अगर चिल्ड फूड आइटम्स खाएंगे, कोई ठंडी आइटम्स खाएंगे, वैसे तो ठंडी चीज के लिए आयुर्वेद मना ही करता है। आयुर्वेद कहता है हमेशा आप जो भी खाएं उष्ण खाएं। आप फूड खा रहे हैं आप थोड़ा गर्म ही खाएं। अगर आप ठंडा खाएंगे, बासी खाएंगे, वो नेचुरली आपकी बॉडी में इंडिजेशन क्रिएट करेगा, वात विकृति करेगा, आम बनाएगा। तो आप गर्म अवस्था में खाएं। और अगर गर्मी भी है तो आप बहुत ज्यादा चिल्ड तब भी ना लें, नॉर्मल ठंडा ले सकते हैं। लेकिन होता है ना कि आपने एकदम फ्रीजर से निकाल कर 10 आइस क्यूब डाल के आप पानी पी रहे हैं, तो वो आपकी क्या करेगा, अग्नि को मंद करेगा। तो इसी के कारण गर्मियों में जब आप देखिए एकदम बहुत ठंडा ठंडा पानी पीजिए, आपकी भूख मर जाएगी। गर्मियों में मैक्सिमम दिक्कतें आती हैं, लोग पेशेंट के डायरिया हो रहा है, उल्टियां आ रही हैं, जी कच्चा हो रहा है। क्यों? बाहर से आएंगे एकदम से ठंडा ठंडा पानी पी लेंगे। तो आपको अपनी बॉडी को नॉर्मलाइज रखना है, कभी भी बहुत एक्सेसिव गर्म और बहुत एक्सेसिव ठंडा नहीं लेना है। अति सर्वत्र वर्जित, मैं हर पॉडकास्ट में बोलता हूं, किसी भी चीज को बहुत एक्सेस में ना लें। आप कोई फूड प्रोडक्ट भी ले रहे हैं ना, तो उसको भी आप एक लिमिट तक लें, एक लिमिट तक आप लेते हैं। लेकिन अगर आप उसे बहुत डेली रूटीन में आप बहुत लंबे अरसे तक लेते हैं, तो वो भी आपको टॉक्सिसिटी किसी लेवल पे दे सकता है। तो आप अपने फूड्स को चेंज करते रहें सीजन के साथ, और आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के साथ आप उनको बदल सकते हैं। सर, पानी का क्या रोल है पेट के रोगों में? देखिए, पानी एक एसेंशियल चीज है हमारी बॉडी के लिए। 70% ऑफ वो बॉडीज वाटर्स, हमारे जितने भी सेल्स हैं सभी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। तो पानी कितना पीना है, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो लोग कहते हैं जी 6 लीटर पानी पी लो, 3 लीटर पी लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, हम स्टूडियो में बैठे हैं, मोस्टली ऑफिस में मैं वर्क करता हूँ, ठीक है, जनरली कंफर्टेबल जॉब है, सिटिंग जॉब है, या जो भी लोग, और एक पर्सन है जो बाहर मेहनत कश मजदूरी कर रहा है, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहा है, कुश्ती कर रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, एनीथिंग, पसीना बाहर है। हम दोनों की क्या वाटर इनटेक सेम रहेगी क्या, या वाटर की रिक्वायरमेंट सेम रहेगी क्या? कभी भी नहीं हो सकती। अभी सर्दी है, गर्मी है, हर तरह का सीजन है। अभी आप तो हर एक की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है। तो आपने जो पानी पीना है अपनी प्यास के अनुरूप पीना है, सिंपल सी बात। ना बहुत प्यासे रहें, ना बहुत, कई लोग सुबह उठते जी 1.5 लीटर पानी पी लिया, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। आप नॉर्मल 1 से 1.5 गिलास नॉर्मल पानी पी सकते हैं, इतना सफिशिएंट है। हाँ, सुबह थोड़ा गुनगुना पानी पीजिए, हल्का गर्म पानी पीजिए, वो आपके लिए अच्छा है। अच्छा कैसे है कि एक तो गुनगुने पानी में आपकी अग्नि को बढ़ाता है वो, और दूसरा आपके जो ऑर्गन्स हैं उनको चैनलाइज करता है, वाइटलाइज करता है, और आपकी जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालता है। अगर आपको कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं है, तो अगर आप वैसे ही गर्म पानी सुबह उठ के थोड़ा 1-1.5 गिलास पीना शुरू कर देते हैं, आपको जरूरत ही नहीं है कोई और दवाई लेने की, आपका वैसे ही पेट साफ हो जाएगा। जो ज्यादा पानी पीते हैं उनको भी, उसके भी कोई नुकसान है? ऑफ कोर्स, अगर आप ज्यादा पानी पियेंगे पेट खराब होगा आपका, ठीक है। आप सीधी सी बात बताऊं, अगर आप देखो, आपको मैंने बताया जठराग्नि है हमारी, ठीक है ना। तो जब आपने कुछ खाना खाया है तो उसको उससे डिसइंटीग्रेट करना है। आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा आपने पानी पी लिया, ठंडा पानी बहुत ज्यादा पी लिया, क्या होगा? बुझ जाएगी। तो यही चीज है। तो जब आप ऐसे बहुत ज्यादा पानी पी लोगे एक्सेस में, तो क्या होगा, आपकी जठराग्नि जो है, डाइजेस्टिव फायर है, वो मंद हो जाएगी। मंद होने के कारण क्या होगा, जो आपने खाना खाया है वो पचेगा नहीं, अपच बन के आम बनेगा। फिर वो आपकी मिन्यूट चैनल्स में घूमते हुए वहां पर अलग अलग तरह की डिसीज या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स पैदा करेगा। तो आपको पानी, देखिए लोग कहते हैं खाना खाने के पहले पीना है, बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आपने ना खाने से पहले बहुत ज्यादा पानी पीना, ना खाने के बाद, साथ में आप सिप सिप करके थोड़ा बहुत पानी पी सकते हैं। दैट हेल्प्स इन डाइजेशन। क्योंकि थोड़ा सा कई बार होता है कि अगर आप तरी वाली चीजें खा रहे हैं तो आपके लिए निगलना उन्हें आसान होता है। कई बार ड्राई चीजें होती हैं, तो आप हल्का सा सिप सिप करके पीते हैं, तो वो आपके डाइजेशन के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप पहले बहुत ज्यादा पानी पी लेंगे तो आप खाना क्या खाएंगे, ठीक है, बाद में पी लेंगे तो आप अग्निमंद कर देंगे, तो दोनों ही कंडीशन खराब है। आपने पानी पीना है सिप सिप करके खाने के साथ। इसके अलावा आप
बहुत पहले मतलब 1-2 घंटे के गैप के बाद या पहले पानी पी सकते हैं, बिल्कुल साथ में ना पानी ना पिए। और पानी आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पिए पूरे दिन में, जितनी आपको लगता है आपकी प्यास है, सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा पीजिए और बैठ कर पीजिए, तसल्ली से पीजिए। बहुत ज्यादा गट-गट करके पानी पीने से भी आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। देखिए आप धीरे धीरे पिएंगे ना, आपके बॉडी, आपके मुंह में सैलिवरी ग्लैंड्स हैं तो उनका भी आपके बॉडी में एंजाइम जाता है, एंड बैठ के पीने से आपकी बॉडी में वायु एग्रीवेट नहीं करती, ये चीज है जिसके कारण आपको कोई जोड़ों के दर्द वगैरह नहीं होते। तो ये चीज है, आप आराम से पानी पीजिए और सुखोषण या नॉर्मल पानी पीजिए, बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत ज्यादा गर्म को आप अवॉइड कीजिए। जूसेस का क्या रोल रहता है कॉन्स्टिपेशन में या पेट के रोगों में? देखिए जो भी आप फल सलाद खाते हैं, मैं प्रेफर कहूंगा कि आप रॉ फॉर्म में खाइए, उससे आपकी बॉडी में फाइबर भी जाता है जो पेट को साफ करने में बहुत अच्छी हेल्प करता है। जूसेस के साथ विभोर प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं आपको बोलूं आपने संतरे खाने हैं, आप कितने खा लेंगे? एक खा लेंगे, 2 खा लेंगे, लेकिन अगर आपको 1 गिलास जूस पीना है तो आप कितने, आपको 7-8 संतरे मेरे ख्याल से लग जाएंगे उसमें। तो आपने जो मेन उसका रफेज है, फाइबर है, वो आपने गवा दिया और ज्यादा आपके पास क्या गई? शुगर। तो इस वजह से मैं कहता हूं जो भी आप खाइए फल सलाद, अगर जूस देना होता तो भगवान सीधा हमें डायरेक्टली जूस देता। आप प्रेफरेबली कोशिश कीजिए कि आप रॉ फूड खाएं और उसमें और साथ में जो सलाद खाएं। अब कई बार प्रॉब्लम ये रहती है, जो खासतौर से वातज उदर रोग के पेशेंट होते हैं, जो जिनमें वायु एग्रीवेट करता है, वो लोग फल सलाद भी ज्यादा नहीं खा पाते हैं। उनको लगता है कि खाते हैं तो बकबका सा फील होता है, रेशा कईयों को होना शुरू हो जाता है कि खांसी, छींके, जुकाम हो रहा है, इंडाइजेशन होना शुरू हो गया। तो ऐसे केसेस में क्या करें? तो जो आपको बताया मैंने, अजवाइन, जीरा, सौंठ, काली मिर्च, पिपली और सेंधा नमक, इन सभी को ड्राई रोस्ट कर लें आप तवे पे। इनका पाउडर आप फल सलाद के ऊपर डाल के खाइए, आप देखेंगे आपको एक तो वो टेस्टी बहुत अच्छा लगेगा, और दूसरा वो जो है पाउडर आपको वो फल सलाद को पचाने में भी हेल्प करेगा, आपकी कॉन्स्टिपेशन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपको ऐसा पेट का कोई भी रोग नहीं होगा। जाते जाते आप हमें बताइए कि जो पेट की बीमारियां हैं, पेट के रोग हैं, उनसे बचने के लिए उनका आहार विहार कैसा होना चाहिए लोगों का? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम अपनी इस सारी वीडियो को समराइज कर सकते हैं इसमें। देखिए जैसे मैंने बताया कि आहार जो भी आपका है वो अलाइव होना चाहिए। दूसरा आपने ध्यान रखना है आपकी बॉडी में कितना बल है, कितनी अग्नि है उसे पचाने के लायक। तो कोर फंडा मैं आपको बताता हूं, आप भूख रख के खाइए, 3 की बजाय 4 बार खाइए, कोई समस्या नहीं। मील्स आपकी स्मॉल मील होनी चाहिए। स्मॉल मील्स का मीनिंग कि आपने जो खाया है वो पचा ले। हमारी बॉडी ना फ्लक्चुएशन बर्दाश्त नहीं करती, फ्लक्चुएशन के। अब कई लोग कहते हैं जी मैं तो सिर्फ 2 बार खाना खाता हूं डॉक्टर साहब। अब 2 बार खाना खाते तो हैं, लेकिन जब आप उनको देखता हूं मैं कई बार खाते हुए, क्या करते हैं, दूसरे टाइम को इतनी ज्यादा भूख बढ़ चुकी होती है उनकी, वो बाइट भी इतनी बड़ी लेंगे और उसे चबाएंगे भी नहीं और ओवर ईट कर जाएंगे। जब आप स्मॉल मील लेंगे तो आपका क्या होगा, आपकी भूख बहुत ज्यादा नहीं होगी। अब और उस छोटी मील को पचाना भी आपके लिए आसान है। तो जो भी उदर रोग से पेशेंट पीड़ित हैं, जिनका डाइजेशन खराब है, आपने ध्यान रखना है कि आप भूख रख के खाएं। जैसे मैंने पॉडकास्ट में बताया था कि आपने अपनी बॉडी में वायु का स्थान छोड़ना है, यानी कि चौथा हिस्सा आपने छोड़ना है। तो आपने बताया था कि 50% आपने खाना खाना है, 25% आपने पानी की जगह रखनी है और 25% हवा की जगह रखनी है। तो बिल्कुल वही। तो आप उसमें स्पेस छोड़ेंगे तो वायु बहुत ज्यादा एग्रीवेट नहीं होगा और अग्नि को भी स्थान मिल जाएगा उस आहार को पचाने का। दूसरा, आप जो भी फूड लें वो लोकल हो, फ्रेश हो, सीजनल हो। आपको कोई इंडस्ट्री बेस्ड रिफाइंड प्रोडक्ट्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई संशय होता है ना, आप चेक कीजिए, आजकल तो गूगल पे सब पता चल जाता है। अब देखिए आधे से ज्यादा प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जो विदेशों में बैंड हैं। अभी रशिया ने रिसेंटली जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स को बैन कर दिया अपनी कंट्री में। जेनेटिकली मॉडिफाइड के जो हम गेहूं खा रहे हैं या जो हम कई तरह की चीजें अब मार्केट में हैं, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। वो ओरिजिनल अवस्था में नहीं है जैसे वो इस कुदरत ने बनाई थी, उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया। तो वो आपको ऐसे ऑटोइम्यूनिटी वाले जो रोग हैं, वो नए नए जो रोग बन रहे हैं जिनके कारण आपकी अंदर जेनेटिक म्यूटेशंस हो रही हैं, ये सारी चीजें हो रही। तो आपको जो भी कुदरत का बनाया हुआ है ना वो लेना है, जो इंडस्ट्री का बनाया हुआ, जो मैन मेड है, जिसको कमर्शलाइज कर दिया गया, ऐसे फूड प्रोडक्ट से आपको बचना है। तीसरा, जो आप फूड खाते हैं वो अलाइव हो। अलाइव का सेंस उसमें गुड बैक्टीरिया हो। अब आजकल
हर धड़ल्ले से कहीं भी जरा सी भी कोई दिक्कत होती है एंटीबायोटिक्स डाल देते हैं, तो आपके जो बॉडी का गुड जो गट फ्लोरा है, गट में जो गुड बैक्टीरिया है वो किल हो जाते हैं। तो आपने ऐसे फूड्स को जिसमें प्रोबायोटिक होता है, अब अचार खाते हैं, मुरब्बा खाते हैं, दही खाते हैं, या योगर्ट लेते हैं, अम्बली लेते हैं मिलेट्स की, तो ये सारी चीजें क्या है, गुड बैक्टीरिया है। ये आपकी बॉडी में जो आपका गट हेल्थ है उसको बेटर रखते हैं, दीपन पाचन का काम करते हैं, यानी कि आपकी अग्नि को बढ़ाएंगे, दीपन करेंगे, और जो आपका अपच है उसका पाचन करेंगे। तो इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। तीसरा, जो आप फल सलाद खाते हैं, अगर आपको ठंडा लगता है, आपको पचाने में दिक्कत होती है, तो जो मैंने आपको पाउडर बताया वो आप ले सकते हैं। उदरोगों में सबसे अच्छी चीज है जो आप मट्ठा है, छाछ है, वो आप लीजिए, और अपनी एक एक्टिव लाइफस्टाइल रखिए। हम लोग एक्सरसाइज करना छोड़ गए हैं। एक्सरसाइज अपना कोई भी योग प्राणायाम करना शुरू कीजिए, जिससे आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी होगी। गट हेल्थ के लिए मैं दो प्राणायाम आपको बता रहा हूं, दो योगासन है, बहुत अच्छे हैं। एक नंबर है पवन मुक्तासन, नाम से ही आपको पता चल रहा है पवन मुक्तासन। इससे क्या होता है, पेट में एक्सेसिव पवन मुक्त यानी गैस मुक्त हो जाती है, तो इसको आप कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, जैसे बच्चे खेलते टाइम अपने घुटने पकड़ के से रोल अप करते हैं ना, वैसे इसमें होता है कि इसमें गैस निकलती है। दूसरा है मरकट आसन। ये दोनों जो योगासन है पेट के रोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा अपनी डाइट में जो ताकतवर बनना चाहते हैं, वो अपनी डाइट में सबसे जो स्प्राउट्स खाने शुरू कीजिए। वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, इतनी ताकत है इनमें, इतनी ताकत है। जो भी जिम जाने वाले लड़के हैं, जो पहलवान बनना चाहते हैं, वो खाइए, आपके चेहरे पे ग्लो बढ़ेगा। आप सौंठ, काली मिर्च, पिपली, इसको अपनी डाइट में शामिल कीजिए, इसको अपनी लस्सी में मट्ठे में डाल के पीना शुरू कीजिए। इसके अलावा आपको जिनको भी पेट से संबंधित समस्या है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, त्रिफला लेना शुरू कीजिए। तो ये सारी चीजें आप जब करेंगे आपको लाभ मिलेगा। तीसरा, अपनी बॉडी क्लॉक, अपने खाने का एक पर्टिकुलर टाइम रख लीजिए कि इस टाइम पे मैंने खाना है। उससे अगर आपका क्रॉस हो जाता है ना, तो आप वो मील स्किप कर दीजिए। फिर आपने बीच में ऐसे नहीं कि 2 घंटे 3 घंटे लेट हो गया, तो आप आपने सुबह 8 से 9 बजे मान लीजिए ब्रेकफास्ट करते हैं, तो आप 8 से 9 के बीच कर लीजिए। ऐसा नहीं कि फिर आप 12 बजे खा रहे हैं और फिर दोपहर को 2 बजे फिर लंच करें। पिछले का आहार पचा नहीं, अगला आपने शुरू कर दिया, वो चीज नहीं करनी है। आपने अपना आहार पचने के बाद ही दूसरा आहार करना है। अपने खाने में बहुत ज्यादा मिर्च मसाले ना रखें, बहुत ज्यादा। देखिए, जो लाल मिर्ची है तो सीधा सीधा आपकी इंटेस्टाइन के लिए एक तरह से बॉम्ब ब्लास्ट कर देती है, तो ये आपको ना पचनी है, और ऊपर से टॉयलेट के एरिया से निकलते तक ये आपको इरिटेट का काम करेगी। तो इससे आपको बचना है। जो खासतौर से बवासीर से पीड़ित रोगी हैं या अल्सर्स हैं जिनको, इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। खाने का अपना पर्टिकुलर टाइम रखिए, और जब आप खाना खाएं, एक परमेश्वर का नाम लेके, उस पंचमहाभूत को ध्यान में रख के एक ग्रेटफुल सेंस से खाइए, धीरे धीरे चबा के पचा के खाइए। तो आप देखेंगे आप जो भी खा रहे हैं वो आपके शरीर को अच्छे से लगेगा। ऐसा नहीं कि आप खा रहे हैं साथ में फोन चल रहा है, टीवी चल रहा है, न्यूज़पेपर देख रहे हैं। तो एक अच्छे एनवायरनमेंट में बैठ के खाइए, तो उससे आपका पेट भी स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, और आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। और जो आयुर्वेद का मेन मोटिव है, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार पशमंच, यानी कि आप बिल्कुल ठीक रहें, और अगर किसी कारण बीमार हो गए हैं तो आप दोबारा से स्वस्थ हो जाएं और फिर बीमार ना पड़े, ये पूर्ण होगा। हमारे दर्शक आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए, जो भी पेशेंट हमसे संपर्क करना चाहते हैं वो हमारा नंबर नोट कर लीजिए, डॉक्टर ठाकुर मोक्ष आयुर्वेदा। हमारा नंबर है 8837710050। आप इस नंबर पर हमसे संपर्क करके ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपने बताया कि आयुर्वेदिक तरीके से हमारी दिनचर्या को ठीक करके, हमारे खाने को ठीक करके हम कैसे हमारे पेट के रोगों को स्वस्थ कर सकते हैं, हम अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।